गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, दिस इज शेखर सोलंकी एंड वेलकम टू हु शेखर। 1206 में उत्तर भारत में सत्ता का एक बड़ा खालीपन पावर वैक्यूम पैदा हो गया जब विजेता मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई। जिन लोगों ने इस मौके का फायदा उठाया वे कोई खानदानी राजकुमार नहीं थे, बल्कि मध्य एशिया के गुलाम बाजारों में खरीदे और बेचे गए कैदी थे। इन्हीं पूर्व गुलामों ने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की, जो 320 साल तक चलने वाला एक ऐसा सर्वाइवल गेम था जिसमें 5 अलग अलग वंशों का दबदबा रहा। आप उन्हें एक आसान निमोनिक निमोनिक MKTSL से याद रख सकते हैं: ममलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले सिंहासन पर दावा किया, लेकिन उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने साम्राज्य को स्थिरता दी। नियंत्रण को मजबूत करने के लिए उसने तुर्कान चहलगानी या चालीसा की स्थापना की। ये 40 तुर्क रईसों का एक एलीट ग्रुप था जो साम्राज्य के मध्यकालीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह काम करता था। इस बोर्ड को संभालना लगभग नामुमकिन साबित हुआ। जब इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी चुना तो वह सबसे सक्षम लीडर साबित हुई। हालांकि चालीसा ने एक महिला लीडर के प्रति जवाबदेह होने से इनकार कर दिया और सिर्फ 4 साल बाद उसकी हत्या की साजिश रच दी। अपनी शुरुआत से ही सल्तनत के लिए सबसे बड़ा खतरा आंतरिक था। सफलता पूरी तरह से मौजूदा सुल्तान और उनके अपने महत्वाकांक्षी करीबी घेरे के बीच खूनी शक्ति संघर्ष में जीवित रहने पर टिकी थी। जब चालीसा को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल हो गया तो गयासुद्दीन बलबन नाम के एक पूर्व गुलाम ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। उसने रक्त और लौह ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाई और किसी भी विद्रोह की आहट को खत्म करने के लिए एक विशाल जासूसी नेटवर्क और सार्वजनिक फांसी का सहारा लिया। रईसों की स्वतंत्रता छीनने के लिए बलबन ने फारसी अदालती रस्में लागू की। उसने सिजदा और पायबोस की मांग की, जिसमें रईसों को जमीन पर गिरकर सुल्तान के पैरों को चूमना पड़ता था। ये पूर्ण समर्पण लागू करने के लिए डिजाइन किया गया एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थी। अपने शासन के अंत तक बलबन ने सल्तनत को गुलाम कमांडरों के ढीले ढाले समूह से एक भयानक रूप से कुशल निरंकुश शासन ऑटोक्रेसी में बदल दिया था। ममलुक शासकों ने उपमहाद्वीप के लिए एक कठोर शासन की नींव रखी। एक अस्थिर मध्यकालीन राज्य में लंबे समय तक टिके रहने के लिए रईसों की गरिमा छीनना और पूर्ण सत्ता हासिल करना जरूरी था, लेकिन आंतरिक स्थिरता केवल आधी लड़ाई थी। 13वीं शताब्दी के अंत में मंगोल साम्राज्य ने बड़े पैमाने पर आक्रमणों की एक श्रृंखला शुरू की। दिल्ली की रक्षा के लिए एक ऐसी स्थायी सेना की जरूरत थी जो इतनी बड़ी हो कि वह राज्य को दिवालिया करने का खतरा पैदा कर दे। अलाउद्दीन खिलजी, जो अपने वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, ने इस समस्या को एक रणनीतिकार की तरह देखा। उसे शाही खजाने को खत्म किए बिना बड़े पैमाने पर सैन्य विस्तार के लिए धन जुटाने का तरीका चाहिए था। उसका समाधान स्थानीय अर्थव्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव था। अलाउद्दीन ने खाद्यान्न से लेकर घोड़ों तक सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तय कर दी। चूंकि दिल्ली में बुनियादी जरूरतें सस्ती हो गईं, इसलिए वह अपने सैनिकों को कम वेतन देकर भी उन्हें अच्छी तरह सुसज्जित रख सकता था, जिससे उसे एक अभूतपूर्व स्तर की सेना खड़ी करने में मदद मिली। उसने इन कीमतों को एक सख्त जासूसी प्रणाली और शहना ए मंडी नामक विशेष बाजार अधिकारियों के माध्यम से लागू किया। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने ब्रांडिंग और हर सैनिक का विवरण रखने की प्रथा भी शुरू की। यह क्रूर दक्षता रंग लाई। अलाउद्दीन की सेनाओं ने मंगोलों को पीछे धकेल दिया और फिर दक्षिण की ओर रुख किया, जिससे सल्तनत की पहुंच नर्मदा नदी के पार मदुरै तक फैल गई। अलाउद्दीन के शासन ने दिखाया कि बाजार पर पूर्ण नियंत्रण जब सेना द्वारा लागू किया जाता है तो साम्राज्य को दक्षिणी प्रायद्वीप तक ले जा सकता है। तुगलक वंश इसके बाद और भी बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ आया। मोहम्मद बिन तुगलक अपने युग का एक बड़ा प्रयोगकर्ता था। वह अरबी और फारसी का एक विद्वान था जिसके क्रांतिकारी प्रयोग अक्सर तबाही में खत्म होते थे। अपने दक्षिणी विजयों पर शासन करने के लिए एक केंद्रीय स्थान की तलाश में उसने दिल्ली की पूरी आबादी को 700 मील दक्षिण में दौलताबाद जाने का आदेश दिया। ये एक लॉजिस्टिक आपदा थी। यात्रा के दौरान हजारों लोग मारे गए और कुछ ही महीनों में पूरी योजना को त्याग दिया गया, जिससे जीवित बचे लोगों को वापस मार्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चांदी की कमी का सामना करते हुए उसने फिर तांबे की सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी शुरू की और उसे चांदी के बराबर मूल्य का घोषित कर दिया। हालांकि वह नकल रोकने के उपाय करने में विफल रहा। नागरिकों ने बस घर पर ही अपने सिक्के ढालना शुरू कर दिया, जिससे मुद्रा का मूल्य गिर गया और शाही खजाना खाली हो गया। उसके उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक ने अपना शासन इस अव्यवस्था को सुधारने में बिताया। फिरोज ने राज्य के मुख्य बुनियादी ढांचा अधिकारी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिसर के रूप में काम किया, किसानों के कर्ज माफ किए और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बड़े नहर नेटवर्क बनाए। भले ही उसकी सख्त धार्मिक नीतियों ने नए सामाजिक मतभेद पैदा किए। तुगलक युग यह साबित करता है कि बिना सटीक कार्यान्वयन के सबसे दूरदर्शी योजना भी घातक होती है। उनकी भव्य योजनाओं ने अंततः साम्राज्य की आंतरिक व्यवस्था को तोड़ दिया। वह कमजोर ढांचा आखिरकार 1398 में तब ढह गया जब तैमूर ने आक्रमण किया, दिल्ली को तबाह कर दिया और एक पूर्ण शक्ति के रूप में
इसकी स्थिति को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया। इसके बाद जो सैयद वंश उभरा, उसने पूर्व क्षेत्र के केवल एक अंश पर शासन किया। विशाल महाद्वीपीय साम्राज्य अब एक छोटे स्थानीय राज्य में सिमट गया था, जो विद्रोही क्षेत्रीय प्रमुखों को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा था। लोदियों ने 1451 में नियंत्रण अपने हाथ में लिया और सिंहासन पर एक अलग अफगान पहचान लेकर आए। उन्होंने पुरानी तुर्क कुलीनता को बदल दिया और पंजाब और ऊपरी गंगा घाटी पर हावी होने पर ध्यान केंद्रित किया। सिकंदर लोदी जैसे शासकों ने सिंचाई को प्रोत्साहित करके और गज सिकंदरी भूमि माप प्रणाली शुरू करके क्षेत्र को थोड़े समय के लिए स्थिर किया। उसने अंततः राजधानी को एक नए स्थान पर स्थानांतरित कर दिया, जो बाद में आगरा शहर बना। लेकिन सल्तनत की अंतिम शताब्दी एक हताश बचाव की तरह थी। एक बार जब डर और आर्थिक नियंत्रण के मुख्य इंजन फेल हो गए, तो साम्राज्य का बिखरना तय था। अंतिम पतन आंतरिक घर्षण के कारण हुआ। इब्राहिम लोदी ने अपने ही रईसों को इतना नाराज कर दिया कि पंजाब के गवर्नर ने एक विदेशी विजेता बाबर को उस पर हमला करने और उसे उखाड़ फेंकने के लिए आमंत्रित किया। इसके कारण 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। दिल्ली सल्तनत का जन्म 1192 में एक युद्ध के मैदान में हुआ था और 320 साल बाद इसकी मृत्यु भी एक युद्ध के मैदान में ही हुई। बाबर की जीत ने मुगल साम्राज्य की शुरुआत का संकेत दिया। फिर भी सल्तनत ने एक स्थायी विरासत छोड़ी। उन्होंने मंगोलों के खिलाफ भारत को सफलतापूर्वक बचाए रखा, पहली केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की और एक मिश्रित भारत इस्लामी संस्कृति को जन्म दिया। आप इसे भौतिक रूप से कुतुब मीनार परिसर में देख सकते हैं, जो वास्तुकला की परंपराओं का एक वास्तविक संगम है। दिल्ली सल्तनत निरंकुश शासन एब्सोल्यूट स्टेट के लिए 3 शताब्दियों के धीरज की परीक्षा के रूप में खड़ी है। आपको क्या लगता है कि किस सुल्तान ने इस खेल के नियमों को सबसे बेहतर समझा? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या कोई और? हमें कमेंट्स में बताएं और अधिक के लिए सब्सक्राइब करें।